Hello, good afternoon, SIBCom students. Today I am going to teach you the violation rights of women. Okay, so you can see here my slide. In India, women suffers from exploitation, discrimination, and neglect from all the castes. The state has made very progressive legislation, but their implementation is far from the satisfactory. Some social customs, rituals, beliefs, cultural values give the secondary status to the women. The ultimate solution to the problem of violations of women's rights lies in the drastic change in the mindset of the people. तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ज़्यादातर हमें पता है कि हमारी जो इंडिया की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में स्त्रियों को हमेशा दुय्यम स्थान मिला है, हमेशा दुय्यम स्थान मिला है, क्योंकि उनको बहुत सारे उनके साथ जो बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है और निग्लेक्शन भी होता है। वो सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट में नहीं होता, लेकिन हर एक कास्ट में होता है। तो इसकी वजह से इनके लिए एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बनाया गया है कि NCW वगैरह ऐसा कमीशन बनाया गया है, लेकिन उसका जो रिजल्ट हमें जो दिखाई देता है वो ज़्यादातर सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ सोशल कस्टम्स है, रिचुअल्स है, बिलीफ्स है, कल्चरल वैल्यूज है जो हमेशा गिव सेकेंडरी स्टेटस टू द वीमेन, हमेशा स्त्रियों को दूसरा या दुय्यम स्थान मिलता है। तो इसके ऊपर एक सॉल्यूशन क्या है? तो उसके ऊपर सॉल्यूशन है कि इसमें जो हमारी जो सोच है, लोगों की जो सोच है, उसको थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। लोगों की जो सोच है उसको थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। तो इसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हम अपना खुद को नहीं बदलेंगे, तो हम और किसी को हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो स्त्रियों के साथ या औरतों के साथ या महिलाओं के साथ जो प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है या क्राइम्स वगैरह होता है, तो यहाँ पे दिया गया है। पहला है रेप, दूसरा है मॉलेस्टेशन, तीसरा है एब्डक्टिंग एंड किडनैपिंग, चौथा है क्रूअल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव, एंड पांचवा है डाउरी रेप। तो इस प्रकार का हमें ये कुछ इस प्रकार के क्राइम्स या एट्रोसिटीज हमें समाज में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला है, तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला है रेप एंड अलाइड ऑफेंसेस। तो रेप इज अ हीनियस क्राइम कमिटेड अगेंस्ट women. Rape is essentially a power crime that uses sexual intercourse as a tool to demonstrate the dominance in the family or in the political or social sphere. तो रेप किस प्रकार का गुनाह है यहाँ पे बताया गया कि हम सब रोज न्यूज़ में पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं। तो कभी कभी छोटी बच्ची पर होता है, कभी कभी बूढ़ी औरत पे भी होता है या लड़कियों पे होता है। तो उसका वो एक घिनौना गुनाह है कि ज़्यादातर वो सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए या सेक्सुअल फिजिकल लस्ट के लिए उसको कंप्लीट करने के लिए औरतों पे किया जाता है। तो पहला है रेप ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो कभी कभी होता है कि बचपन में किसी ने किसी लड़की पे रेप किया हो। दूसरा है मैरिटल स्टेटस, तो बाय हर हस्बैंड और बाय समवन एल्स ऑल्सो। देन कस्टडियल रेप, कि अगर किसी औरत ने गुनाह किया है और उसको कस्टडी में रखा गया है, तो कस्टडी में बाय पुलिस और समथिंग एल्स, कि जो दूसरे गुनहगार हैं उनके थ्रू यहाँ पे रेप हुआ है। रेप बाय स्ट्रेंजर्स, वो लड़की किसी अनजान आदमी ने उस पर रेप किया हो। देन फोर्स अननेचुरल सेक्स एंड फिजिकल असॉल्ट विथ एन इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, कि ये जो रेप है वो अननेचुरल होता है और वो भी फिजिकल असॉल्ट को सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए ही मैंने अभी जैसे बताया फिजिकल लस्ट को
एसोल्ट करने के लिए ही रेप किया जाता है। अभी दूसरा पॉइंट है ट्रैफिक इन वीमेन। ट्रैफिक इन वीमेन मीन्स मतलब क्या? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल क्राइम दैट नेटवर्क्स across the nation involves smuggling, abduction, deception, several bondage of several thousand of women and girl child। कि यहाँ पे बच्चियों को और औरतों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, क्योंकि only not only in the nation but outside of the nation it is also going to be done। So it is organized the global crime। इसकी वजह से यहाँ पे लिखा है it is organized the global crime कि जहाँ पे स्मगलिंग में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, एब्डक्शन या किडनैपिंग में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, या और डिसेप्शन में भी उनको इन्वॉल्व किया जाता है। उनके साथ ऐसे कुछ काम करवाए जाते हैं कि जिसकी वजह से उनका खुद का लाइफ तो रून होता है और दूसरों का भी लाइफ वो रून कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हम आपने शायद ये मर्दानी या मर्दानी 2 जो अभी नई फिल्म हुई है 2 साल पहले रिलीज हुई है, तो उसमें आपने देखा होगा, तो इस प्रकार के क्राइम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक वायलेंस। दिस वायलेंस occurs with the private sphere, generally between the two individuals who are related to intimacy, ब्लड और लॉ। तो इसका जो हम डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ पे हमें दिखाई देता है? तो वो प्राइवेट स्पेयर मीन्स हमारी पर्सनल लाइफ से वो जुड़ा हुआ रहता है, कि वो दो इंसान के बीच में, कि जिस तरह से वो दो इंसान के बीच में वो जुड़ा हमें दिखाई देता है। तो वो इंसान किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं कि एक तो वो पति पत्नी हो, या फिर हमें ब्लड रिलेटिव्स हो, या हमारे दूर के रिलेटिव्स हो, तो उसमें हमें डोमेस्टिक वायलेंस हमें दिखाई देता है। सो डोमेस्टिक वायलेंस अकर domestic violence include physical, sexual, verbal, emotional and economic abuses। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है तो वो उसमें क्या क्या उस टाइप के एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकली या रेप किया जाता है, फिजिकली उसको हैरेस किया जाता है, सेक्सुअली हैरेस किया जाता है, वर्बली उसको टॉर्चर किया जाता है, इमोशनली उसको टॉर्चर किया जाता है, और इकोनॉमिक अब्यूजेस और इकोनॉमिकल भी उसको टॉर्चर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमें समाज में इसमें बहुत सारे केसेस दिखाई देते हैं कि शादी के बाद उस लड़की को, कि फॉर एग्जांपल जो लड़की एक घर छोड़ के दूसरे घर में आई है, तो वहाँ पे उसको फिजिकली उसको परेशान किया गया हो, मारा वगैरह गया हो। दूसरा उसको वर्बली, जैसे हम बोलते हैं उसको टॉर्चर, ताने वगैरह देना, इमोशनली उसको अब्यूज किया जाता है, इमोशनली भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, और इकोनॉमिकली कि अगर वो काम करती है, काम कमाती वगैरह है, या वर्क प्लेस में वो काम करती है, तो उसका पैसा वगैरह ले लेना, उसको और एक जवाबदारी वो निभाती है, लेकिन उसका जो उसको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान न देना। द पार्लियामेंट पास द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 टू प्रोटेक्ट द वीमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। कि यहाँ पे हर एक तरह की महिलाएं कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है, या घर में हिंसाचार से पीड़ित है, तो खुद के रक्षण के लिए, खुद के संरक्षण के लिए ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 में बनाया गया है, तो इसकी ये मदद ले सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज harassment for dowry debt। Next point is harassment for dowry debt। The harassment of women for dowry is a still major problem in India। There is a physical abuse and mental torture caused to the married women for dowry। The large number of cases of dowry deaths are reported every year। तो हमारे समाज में से जो एक प्रथा है ये है दहेज प्रथा। तो ये पूरी तरह से गई नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से हमें हर साल जो दहेज की वजह से
जो लड़की आत्महत्या करती है उसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि जो ये रिचुअल्स हैं जो कुछ कुछ ज्ञाति में या कास्ट में हमें दिखाई देती है, तो वो पूरी तरह से वो निकाल नहीं देते हैं, क्योंकि वो जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन चालू ही रखते हैं, उसको बंद नहीं करते। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप लड़की को पढ़ाते हो लिखाते हो, लड़की बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी है, तो ये नहीं सोचेंगे लड़का कुछ पढ़ा नहीं है, मीन्स लड़का भी पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी कुछ पर्टिकुलर कास्ट की वजह से, रिचुअल की वजह से समाज को क्या उत्तर देंगे, या समाज के समाज का उस पर क्या रिएक्शन होगा, तो इसकी वजह से ज़्यादा दहेज दिया जाता है लड़की का। अगर किसी माँ बाप को 3-4 लड़कियां हैं और दहेज देना है, तो माँ बाप बाप अपना पूरा सब कुछ बेच के भी लड़कियों की शादी करता है और दहेज दहेज देता है। तो दहेज देना भी और दहेज लेना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी लड़कियां आत्महत्या करती हुई दिखाई देती है, जिसकी एवरी ईयर द केसेस आर रिपोर्टेड। Then the sexual harassment at the workplace. This form of the violation is faced by the large number of working women in the work environment. Sexual harassment includes the workplace, physical contact and advance. दूसरा है request for the sexual favor. Then तीसरा point is sexually colored remarks. Then next point is showing pornography. And fifth point is any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. तो ज़्यादातर सेक्सुअल हरेसमेंट में हमें वर्क प्लेस में कभी कभी किस फॉर्म में दिखाई देता है कि जो ज़्यादातर महिलाएं काम करती है, तो उनको खुद को प्रोटेक्शन के लिए वो क्या कर सकती है कि कैसा बर्ताव हमारा समाज में नहीं, लेकिन जहाँ पे हम काम करते हैं तो उसका बर्ताव खुद का कैसा होना चाहिए, और खुद लोगों के साथ वो जब घुलती मिलती है तो लोगों का उनका प्रति देखने का जो रवैया होता है, तो वो एक औरत ही समझ सकती है कि कभी कभी उसको फिजिकल कांटेक्ट और एडवांस कि कभी कभी औरत न चाहते हुए भी, अगर उसकी इच्छा नहीं है, महिलाएं नहीं चाहती है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी होने की वजह से या उसको मजबूर कर दिया जाता है कि उसको फिजिकल लस्ट के लिए सेटिस्फाई किया जाए। दूसरा है रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। कभी कभी तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिजिकल लस्ट के लिए या सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए उनको रिक्वेस्ट किया जाता है। तीसरा है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स कि अगर कोई उसका कलीग या कोई भी जो मेल है, तो वो सेक्सुअली उसके साथ इंटरकोर्स करना चाहता है, तो उसको वो पर्टिकुलर कलर रिमार्क्स वो दिखाता है, जिसकी वजह से वो उस औरत को अपनी तरफ खींच सके या प्रभावित कर सके। दूसरा है शोइंग पोर्नोग्राफी, या डायरेक्टली कभी कभी या उसके व्हाट्सएप पे या उसके मोबाइल पे या उसके फेसबुक पे या कोई भी अकाउंट है उसके, तो उसमें वहाँ पे पोर्नोग्राफी वगैरह भेजा जाता है। तो कभी कभी जो हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी का जो गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी कभी फेस उसका हम बोलते हैं उस महिला का फॉल्टी अकाउंट भी बनाया जाता है और उसके नाम से कोई इंसान चेक कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी बदनामी भी कर सकता है, तो बदनामी भी होती है और उसको बदनाम भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार का हैरेसमेंट हमें समाज में दिखाई देता है। और लास्ट वाला पॉइंट है कि उसको वर्बली नॉन वर्बली टॉर्चर करके, मेंटली टॉर्चर करके, किस तरह भी उसको सिर्फ वो सेक्सुअल लाइफ है तो उस औरत के साथ एंजॉय करना है। तो इसकी वजह से हमें इस प्रकार का वर्किंग प्लेस में ऐसा कभी कभी बिहेवियर दिखाई देता है। Then next point is जनरल डिप्राइवेशन ऑफ वीमेन। तो जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें कम और किस जगह पे कम मिलते हैं, तो वो हमें यहाँ पे दिखा देते हैं। हेल्थ एज कम्पेयर टू मैन एंड वीमेंस हेल्थ इज मोर निग्लेक्टेड बाय द सोसाइटी। कि ज़्यादातर जो महिलाओं की जो तंदुरुस्ती है, तो उस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता, समाज उस पर ध्यान नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर की बात करें तो घर में भी जो माँ होती है पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभालती है, पर अगर उसको कुछ हो गया तो फैमिली मेम्बर्स उसको सराहने की जगह उसको कभी कभी तो कुछ समाज में सराहने की जगह उसको डांटना ही पसंद करते हैं या उसको अपमान करना ही पसंद करते हैं,
कि उसके नाम पे उसको धब्बे ही लगाए जाते हैं। दूसरा है एजुकेशन, जो बचपन से उसके साथ होता है। इवन इन 2007 एंड 8 43% रूरल वीमेन आर इलिटरेट। तो 2007 और 8 का जो ये रिपोर्ट है, तो यहाँ पे रूरल वीमेन, जो ग्रामीण विभाग की जो महिला है, तो वो अशिक्षित है। यहाँ पे 43% यहाँ पे दिखाई गई है। मोर देन हाफ ऑफ SC एंड ST वीमेन आर इलिटरेट इन द इंडिया। जो SC और ST वीमेन की जो महिलाएं हैं, तो ज़्यादातर हमें यहाँ पे अशिक्षित दिखाई देती हैं, पढ़ाई न होने की वजह से। देयर इज अ 20% पॉइंट लिटरेसी गैप बिटवीन द मेन एंड वीमेन। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, तो मैन एंड वीमेन की जब कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें 20% गैप हमें दिखाई देता है। महिला और पुरुष में हमें 20% एजुकेशन गैप, यहाँ पे लिटरेसी गैप हमें दिखाई देती है। जेंडर डिस्पैरिटी इन द नेट अटेंडेंस रेशियो इज मोर देन इन रूरल एरिया। तो ज़्यादातर जो डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखाई देता है मैन एंड वीमेन में, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, वो ज़्यादातर रूरल एरिया में दिखाई देता है। क्योंकि अभी तो सिटी एरिया में ज़्यादातर महिला भी वर्किंग होती है यहाँ पे, क्योंकि घर चलाना होता है, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि उनको काम पे जाना पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे भी है, लेकिन ज़्यादातर हमें रूरल एरिया में ये डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। The next point is employment. There is a higher rate of unemployment in women as compared to men. कि हमें जब नौकरी की बात करें या काम की बात करें, तो ज़्यादातर हमें बेकारी या बेरोजगारी हमें महिलाओं में ज़्यादातर दिखाई देती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली द मैन आर वर्किंग एंड द वीमेन आर हाउस वाइफ। ओके,